हेलो, आप सभी का हिंदी मीडियम एकेडमी में स्वागत है। तो कक्षा 11 का अध्याय 2 चल रहा है और अध्याय 2 का ये आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम विविध प्रश्नावली के बाकी बचे हुए प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 से 12 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है क्लास 11 हिंदी मीडियम एकेडमी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। साथ ही साथ हैंडल से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो हैंडल है @हिंदी मीडियम आर्मी। ठीक है, यहाँ से आपको ये चैनल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार, इस चैप्टर का बेसिक हम देख चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, बस ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये आराम समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने बेसिक वगैरह अच्छे से देखा हुआ है। तो देखो यार, जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें बोला गया है कि भाई जो एफ और जी हैं ये डिफाइंड हैं आर से आर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स बराबर है x+1 और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x-3। हमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ डिवाइड बाई जी निकालना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी कि एफ एक्स कितने के बराबर है, क्या है, जी एक्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, ये वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले हिस्से की बात करते हैं। पहला हिस्सा का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमें एफ प्लस जी निकालना है। देखो एफ प्लस जी का मतलब क्या है कि एफ प्लस जी एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो इनको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। बस जैसे आपको इतना पता है समझो ये हो गया। क्यों? क्योंकि एफ एक्स कितना है वो आपको पता है। एफ एक्स कितना है x+1, तो इसकी जगह आप लिख पाओगे x+1। ठीक, इस तरह से जी एक्स कितना है, जी एक्स आपको पता है 2x-3 है, तो जी एक्स की जगह आप लिख पाओगे 2x-3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x में 2x जोड़ोगे हो जाएगा 3x और 1 में 1-3 करोगे कितना हो जाएगा -2। तो ये आपको समझ में आ गया पहला हिस्सा। अब अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, दूसरे हिस्से कहने का मतलब है एफ माइनस जी निकालना है। मैंने क्या कहा भाई, एफ माइनस जी का मतलब है एफ माइनस जी एक्स। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही कितनी x+1 है, तो यहाँ पे लिख दो यार x+1। माइनस करना है आपको, ठीक है, जी ऑफ एक्स को। तो एक काम करो, क्योंकि माइनस करना है ना इसको, तो यहीं पे यार इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। सीधा ही कर दे रहा हूँ मैं। -2x प्लस हो जाएगा 3x 3। ठीक है, अब यहाँ से कितना x -2x कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरे हिस्से की बात कर लें। तीसरे हिस्से में हमें क्या निकालना है, एफ बाई जी। इसका मतलब क्या हो गया, एफ बाई जी एक्स। इसको आप लिख सकते हो कैसे, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। शर्त ये है कि भैया जो भी जी एक्स होगा ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ जीरो नहीं हो सकती नीचे। ठीक है, नीचे मतलब जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से एफ एक्स की वैल्यू x+1 है, जी एक्स की 2x-3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x+1 एफ एक्स की वैल्यू और 2x-3 जी एक्स की वैल्यू। लेकिन मैंने क्या कहा, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो जी एक्स यानी कि 2x-3 जो है नीचे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो x क्या नहीं होना चाहिए, 3/2। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की, जो कि अगेन एक बहुत ही हल्का सा सवाल है, आसान सा सवाल है। यहाँ पे f के अंतर्गत क्या क्या आता है वो चीज़ हमें बताई गई है, जो z से z में डिफाइंड है, और ये एक फलन है, और a और b पूर्णांक है। एफ एक्स की परिभाषा बताई गई है, एफ एक्स बराबर है ax + b, है ना। एफ ऑफ एक्स कितना बताया गया है, ये बताया गया है ax प्लस में b। अब खास बात देखो क्या है भैया, कि यहाँ पर 1 फलन f में है, 2 3 भी है, ये भी है, ये भी है। अब कुछ भी उठा लो, जैसे मान लो मैंने 1 उठाया और मैंने यहाँ लिखा कि यार यहाँ पे तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई 1 जो है वो इस फलन में है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर इस तरह से लिखने का क्या मतलब होता है अगर फलन में है, मैं समझा देता हूँ। देखो
अगर अपना फलन एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है तो ये जो वैल्यू होती है ना कोमा से पहले वाली, ये होती है एक्स, और जो कोमा के बाद लिखा हुआ है ना ये होता है एफ में एक्स डालने पे क्या आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वन है अगर आप इसको एक्स की जगह रखोगे तो ये जो वन मिला है ये किसकी जगह मिला होगा पता है, एफ एक्स की जगह मिला होगा। यही लॉजिक अगर हम लगाएं, इनमें से कोई भी रख दो, ये भी ए भी ए भी ए भी, चारों में से कोई एक उठा लो, मैंने ये उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ ही लॉजिक अगर हम लगाएं तो देखो पहले एफ एक्स लिखा हुआ है, अब मैंने क्या कहा कि एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो एक, तो इसकी जगह लिख दो एक, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एक बराबर। मैंने क्या कहा कि अगर ये आप एफ एक्स की जगह रख रहे हो तो कोमा से पहले वाला ये एक्स की जगह लिखना होता है, यानी एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये हो गया इतना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वन किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के, इसको बोल दो समीकरण एक, है ना। इसी तरह से आप कोई और एलिमेंट उठा लो यार, आप ये उठा लो ये उठा लो, है ना। जीरो वाला सॉल्व करना आसान रहेगा, मैं ये और उठा लेता हूँ, 0,-1। मैंने कहा 0,-1 कोई सा भी उठा सकते हो, याद रखना भी तो फलन में है। अब इसका क्या मतलब है, इसका अगेन वही मतलब है भैया कि अगर आप इसको रख रहे हो एक्स की जगह तो -1 रख दोगे एफ एक्स की जगह, ठीक है। एक बात याद रहे, ये जो मैं तीर बना के लिख रहा हूँ ना ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं लिखना है, ये तो बस समझाने के लिए आपको, ठीक है। कहीं आप वहाँ भी तीर बना के आओ ऐसे। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से ये अपना जो एफ ऑफ एक्स था इसको डुप्लीकेट करते हैं, मतलब इसको वापस से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो -1 कहाँ रखना है, एफ एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह पे आ गया -1 बराबर, और x की जगह क्या रखना है, 0, 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 0 + b यानी 0, है ना, 0 + b यानी 0, तो मतलब b की वैल्यू आ गई -1। तो b की वैल्यू जैसे ही -1 आई, इस वाले समीकरण को यहाँ पे खींच के लाओ, यानी कि a + b कितना है 1, है a + b कितना है 1 है। यहाँ पे b का मान -1 रख दो यार, क्योंकि b की वैल्यू आई है, तो मैंने क्या किया कि भाई b की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2। तो उम्मीद करता हूँ कि भैया आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, दिखने में थोड़ा कठिन लगता है बट ये भी बहुत आसान है। तो देखो यार इस प्रश्न में क्या है कि r बराबर दिया गया है a, b, जहाँ पे a और b दोनों ही नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। खास बात ये है कि a और b आप यहाँ तभी लिख पाओगे जब जो पहले वाला है यानी कि a वो कोमा के बाद वाले यानी कि b का वर्ग हो, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये जो है ये n से n में एक संबंध है, यानी कि जो अपना, ठीक है, रिलेशन है, संबंध है, वो n to n है, n से n में जा रहा है। n से n में जाने का क्या मतलब है कि भाई जो पहले वाला a है वो भी एक नेचुरल नंबर है और बाद वाला जो b है वो भी नेचुरल नंबर है, जो कि यहाँ पे खैर बता ही दिया गया, ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि जो ये निम्नलिखित कथन है ये सत्य हैं क्या, हमें अब ये बताना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई r है क्या, तो वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर a और b का एक क्रमिक युग्म है, जहाँ पर a और b दोनों ही n को बिलोंग करते हैं। खास बात ये है कि भैया n जो a जो होना चाहिए वो b का वर्ग होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना लिखते हुए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं दोनों समान चीज़ें ले लूँ तो क्या हमेशा, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब है जो बी है उसकी जगह भी ए ले लूँ, क्योंकि देखो कोमा के पहले ए था तो यहाँ ए लिखा हुआ है, कोमा के बाद बी था तो यहाँ तो बी लिखा है, लेकिन अपने सवाल में कोमा के बाद भी ए है तो यानी कि यहाँ भी ए लिखना पड़ेगा। तो क्या हमेशा ए के स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो आप देख के बोल दोगे नहीं, जैसे 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है ना। तो जो पहला हिस्सा है इसको तो आप सीधा सीधा, ठीक है, शुरू में ही सिरे से खारिज कर दो कि यार ये असत्य लिखा है तुमने। क्यों, क्योंकि जैसे 2,2 अगर हम लें, ठीक है, तो ये जो 2,2 है, पहली बात तो देखो ए और बी नेचुरल नंबर होने चाहिए थे, तो 2,2 दोनों ही नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, परंतु ठीक है, परंतु जो 2 है वो बराबर नहीं होता है 2 के वर्ग के, यानी कि 2,2 प्राकृतिक संख्याएं होने के बावजूद भी अपने संबंध में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर भी जो है वही यहाँ पर होगा और स्क्वायर होने के बाद बराबर होगा,
तभी वो इस रिलेशन में आता। अब हमें जब किसी चीज़ को असत्य दिखाना होता है तो एक एग्जांपल दे दो। मैंने ए की जगह भी 2 ले लिया और दूसरे वाले ए की जगह भी 2 ले लिया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यार ऐसा करने के बाद मुझे दिख रहा है 2 का वर्ग तो 4 होता है, 4 2 के बराबर नहीं होता, तो यानी ये चीज़ गलत लिखी थी इन्होंने। आप कुछ भी ले लो, और जैसे 5 5 लेते हो आप, तो क्या 5 5 के वर्ग के बराबर होता है? नहीं होता है, तो नहीं आएगा, है ना। आप 6 6 ले लो, है ना, नेचुरल नंबर लेने आपको, तो क्या 6 6 के वर्ग के बराबर होता है? नहीं होता है। कोई एक एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, अगर आप एक एक लोगे, एक की जगह एक, एक की जगह एक, तो एक एक के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन वो तो एक केस है ना। सत्य दिखाने के लिए सभी केस दिखाने होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। लेकिन अगर असत्य दिखाना है तो कोई एक उदाहरण दे दो जो उस चीज़ को असत्य प्रूफ कर रहा हो कि भाई इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है जबकि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक, पहला इसे समझ में आ गया। अच्छा, दूसरे में क्या बोला गया, पहले नया पेज ले लेते हैं। दूसरे में देखो क्या बोला गया है कि ए कोमा बी अगर हमारे संबंध में है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसका उल्टा कर दिया जाए तो भी होगा, यानी बी कोमा ए भी होना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, क्यों? देखो यार, दूसरा क्यों नहीं है वो समझा देता हूँ। देखो फिर से, दूसरा भी क्या है? असत्य लिखा हुआ है। असत्य क्यों है? क्योंकि जैसे देखो 4 जो है ये बराबर होता है 2 के वर्ग के, और हमें पता है 4 और 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए थे, 4 और 2 ये भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर तो हैं। अतः 4 कोमा 2 अपने संबंध में तो आ जाएंगे, परंतु इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी 2 को पहले 4 को बाद में लिखा जाए, तो ये संबंध में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? एक बार समझ लेना, जिसको ना समझ में आए मैं दोबारा समझाऊंगा। क्योंकि इस बार अब 2 बराबर नहीं रह गया है 4 के वर्ग के। देखो हो क्या रहा है ना, कि जो पहले लिखा हुआ है यानी कि ए, वो यहाँ पे आएगा और वर्ग होगा कोमा के बाद वाले का, जो बी लिखा है ना इसका वर्ग होगा। तो जब तक मामला यहाँ पर था 4 2 पे, तो 4 पहले लिखा हुआ है, कोमा के बाद वाले का वर्ग होगा, तो ये चीज़ बराबर आ रही थी। मतलब अगर मैं इसको ए बोलूँ इसको बी बोलूँ, तो ए और बी तो रिलेशन में था, जैसे कि यहाँ पे बोला इन्होंने कि भाई ए भी रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा कर दो, यानी पलट दो। मतलब मैंने 4 बाद में लिखा था, पहले लिखा था बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया, तो ये हो गया अब बी कोमा ए। अगर ये ए कोमा बी है तो ये बी कोमा ए हो गया। बी कोमा ए रिलेशन में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि जो पहले वाला है वो पहले लिखा जाएगा और स्क्वायर होगा दूसरे वाले का। यार 4 का वर्ग तो 16 होता है, 16 2 के बराबर थोड़ी होता है। तो मतलब कि ये तो बिलोंग नहीं करता, जबकि इन्होंने लिखा था कि ये भी करता है, तो हम बोलेंगे कि उन्होंने असत्य लिखा है। अच्छा, तीसरे हिस्से की बात करें। तीसरे हिस्से में कह रहा है अगर ए बी संबंध में है, बी सी भी संबंध में, यानी 2 चीज़ें अगर हैं तो इसका तात्पर्य होगा ए सी भी होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले आप ध्यान दो कि यहाँ पे कह क्या रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे खास बात है कि अगर ये ए बी है मतलब बी पे ख़त्म हुआ, तो ये बी सी है मतलब ये बी और ये बी से शुरू हुआ, ये बी पे ख़त्म हुआ तो ये बी से शुरू हुआ, कुछ ऐसा आपको ढूंढना है। और फिर सोचना है कि अगर ये बी हटा दें तो क्या बचेगा? ए सी। तो क्या वो ए सी होता है क्या? चलो करके देखते हैं, है ना। तीसरे में तीसरा असत्य है, दिख ही रहा है वैसे, फिर भी मैं आपको बताऊँ। जैसे देखो मैंने कहा 16,4 अपने संबंध में है, और अब देखो वहाँ पे क्या था? ए बी, तो आगे क्या था? बी सी, यानी कि ये जो बी है यही बी होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 4 से शुरुआत करूँगा, बस ये चालाकी करनी है आपको। तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो 4 कोमा 2 लिख दो, तो ये भी संबंध में होगा। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि जो 16 है वो 4 का वर्ग है तो रिलेशन में होगा, और 4 जो है ये 2 का वर्ग है तो ये भी 4 कोमा 2 भी होगा, है ना। तो अगर ये ए बी है तो ये बी सी हो गया। बीच वाला बी हटाओ तो क्या बच रहा है? ए सी। ए सी होना चाहिए, ए मतलब 16, सी मतलब 2। तो क्या 16,2 रिलेशन में है? 16,2 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि 16 जो होता है वो बराबर नहीं होता है 2 के वर्ग के, जबकि यहाँ तक ठीक थी। 16 4 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है। तो मतलब एक एग्जाम्पल हो गया। और असत्य के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, सत्य के लिए सभी केस को प्रूफ करना होता है। फिर से बोल, ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रश्न संख्या 10 भी काफ़ी इजी है। प्रश्न संख्या जो 10 है इसमें कह रहा है कि भाई देखो आपके पास एक समुच्चय ए है जिसमें 4 एलिमेंट आते हैं, एक बी है जिसमें ये सारे अवयव आते हैं, और एफ हमें बताया गया 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 ये सब इसमें आते हैं। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है क्या? पहला, एफ ए से बी में एक संबंध है, क्या ये सत्य है? तो पहला तो देखो सत्य है। सत्य क्यों है?
याद करो मैंने कहा था कि अगर कोई संबंध ए से बी में डिफाइंड होगा, है ना, अगर कोई संबंध, जैसे मैंने वहाँ पे आर का यूज़ किया था संबंध के लिए, अगर कोई संबंध आर ए से बी में डिफाइंड है तो संबंध का मतलब होता है कि वो संबंध, ठीक है, क्या है, ए और बी का एक उपसमुच्चय है, या वो उसके बराबर है, बराबर होगा तब भी उपसमुच्चय होगा, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे आर की जगह एफ है, बस ये याद रखना। तो आपको बस चेक करना है कि ये जो एफ है क्या ए और बी का ए क्रॉस बी का, ठीक है, उपसमुच्चय है। हम बोलेंगे हाँ यार, देखो ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है कि पहला जो है, ठीक है, वो ए से आना चाहिए, दूसरा बी से आना चाहिए। तो पहला मतलब कोमा के पहले वाला, जैसे एक, तो क्या एक ए में है, हाँ, दो ए में है, हाँ, तीन ए में है, हाँ, चार ए में है, हाँ, दूसरा वाला बी से आना चाहिए। देखो दूसरा वाला जितने भी मिले, जैसे पाँच, पाँच बी में मिलना चाहिए, पाँच बी में है, हाँ, नौ, नौ बी से आना चाहिए, बी में है, एक बी में है, पाँच बी में है, हाँ यार। आप एक रोज भी चाहे निकाल के देख लेना, एक रोज भी निकालोगे उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक, तो हम बोलेंगे सत्य है क्योंकि, क्योंकि एफ जो है एक उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी, तो इसलिए ठीक है, अगर ये एक उपसमुच्चय है तो संबंध होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया तो एक रोज भी निकालना, एक रोज भी निकालना आता है ना, एक रोज भी ऐसे निकालोगे भैया, पहला एलिमेंट ए से, ए और दूसरा बी से, तो एक एक, तो एक तो बन जाएगा एक एक, फिर क्या एक पाँच, ठीक है, फिर क्या एक नौ, एक ग्यारह, एक पंद्रह, एक सोलह, फिर दो से दो, एक दो पाँच, इस तरह बहुत लंबा बनेगा ये, बट उतना करने की जरूरत है नहीं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो भी एफ में है, अगर ये इसका एक उपसमुच्चय बनना चाहता है तो कोमा के पहले वाला आना चाहिए ए से, कोमा के बाद वाला आना चाहिए बी से। आप हर जगह चेक कर लो यार, ये देखो ए से, ये देखो बी से, ये देखो ए से, ये देखो बी से, ये देखो ए से, ये देखो बी से, तो बस हो गया ना, इतना क्यों तमझम पाना। दूसरे की बात अगर हम करें, दूसरे में कह रहा है कि एफ एक फलन है क्या ए से बी में, हम बोलेंगे नहीं भैया फलन तो नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। आप बोलोगे कहाँ दिख रहा है, अरे यार देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लोचा है, दो का प्रतिबिंब आ रहा है नौ, यानी कि एफ के अंदर अगर आप दो रख रहे हो तो नौ मिल रहा है, ही तो मतलब है। और अगर आप दो रख रहे हो तो एक और चीज़ मिल जा रही है, दो रखने पे 11 भी मिल रहा है। जबकि हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी अवयव की एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, तभी वो फलन यानी फंक्शन होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यार दो रखने पे 9 भी मिल रहा है और दो ही रखने पे 11 भी मिल रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो एक से अधिक प्रतिबिंब है। ठीक है, हम बोलेंगे कि यहाँ दो के एक से अधिक प्रतिबिंब है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक प्रतिबिंब है। इसको थोड़ा और अगर अच्छा लिखना चाहो ना तो दो बता देना, दो कहाँ पे है, दो है ए में, क्योंकि जो एलिमेंट ए के होंगे अगर ये ए से बी डिफाइंड है, ठीक है, दो जो कि ए को बिलोंग करता है ये लिख दो। ठीक है, दो जो कि ए में है उसके एक से अधिक प्रतिबिंब है बी में, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 में देखो, ठीक है, एफ जो है वो बराबर किसके दिया गया है, कोमा के पहले है ए बी और कोमा के बाद है ए प्लस बी। ठीक, और यहाँ पे ए और बी दोनों ही जेड हैं, जेड को बिलोंग करते नहीं, पूर्णांक है। ठीक, और जो भी फलन के अंदर आ रही हैं चीज़ें वो जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है मतलब संबंध तो है, अब फलन है या नहीं ये बताना है। हमसे पूछा है क्या ये फलन है, और अपना उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। फलन है या नहीं इसके लिए देखो बहुत आसानी से आप सोच पाओगे कि ये फलन नहीं है। फलन नहीं है के लिए आपको सिंपल इतना देखना है कि क्या किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको सीधी सीधी ध्यान रखनी, जेड से जेड में है ना, एफ जो है जो कि संबंध है अभी जेड से जेड में, कोई भी यहाँ का एलिमेंट अगर एक से अधिक हो गए, ठीक है, प्रतिबिंब तो नहीं होगा। वो हमें साफ साफ दिख रहा है। कैसे, जैसे मान लो ए बराबर आप 0 ले लो और बी बराबर कुछ भी ले लो, ऐसे 1 ले लो, तो यहाँ से जो ए बी है फिर कोमा के बाद ए प्लस बी है, यही तो है। ज़रा देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, तो ये चीज़ तो फलन में होनी चाहिए, क्योंकि फलन में देखो ये चीज़ फलन में तो है,
तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 0 रखूँ, बी की जगह 1 रखूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0 गुणा 1, ये ए और बी गुणा हो रही है ना, तो 0 गुणा 1 यानी कि 0 हो जाएगा। और ए प्लस बी क्या होगा 0 प्लस 1, क्योंकि ए की जगह 0 बी की जगह 1 रखोगे, है ना। यहाँ पे ए की जगह 0 बी की जगह 1 रखोगे तो 0 प्लस 1 तो 1 होगा। तो ये तो बिलोंग कर रहा है एफ में, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 0 रख रहे हो तो उसका प्रतिबिंब 1 बन रहा है। अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, पूरा नहीं, हर एक एलिमेंट का नहीं, तो आप यहाँ पे आप यूँ कह सकते हो, अगर आपने 0 रखा तो आपको यहाँ पे 1 तो मिल गया। ठीक है, देखो अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार अगर मैं ए की जगह 0 ही लूँ, लेकिन बी की जगह कुछ और ले लूँ 2, तो फिर से यार देखो क्या होगा कि यहाँ पर ए और बी को क्या आएगा गुणा करके, ए और बी मतलब 0 गुणा 2 तो 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब क्या 0 प्लस 2, क्योंकि इस बार बी की जगह आपने 2 लिया है, 0 प्लस 2 तो 2 होता है। तो ये हो गया फंक्शन में, मतलब आप जब 0 रख रहे हो तो आपको 2 भी मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 0 रखने पे 1 मिला, 0 1 से लिंक हो गया, 0 रखने पे 2 मिला, तो इसकी 1 से अधिक इमेजेस हो गई ना। हालांकि पूरा डायग्राम नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, समझाने के लिए था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे शून्य की 2 अलग अलग इमेजेस हैं, तो एफ जो है ये फलन नहीं है। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वैसे। अब देखो जो 12वां क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा है। इसमें एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसके पास 9 10 11 12 13 ये सभी अवयव हैं, और एफ जो है, ठीक है, वो ए से एन में डिफाइंड है। कैसे, एफ को अगर इनपुट एन मिलेगा तो ये एन का महत्तम अभाज्य गुणक यानी सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड लौटा देगा। हमें बताना है एफ का परिसर क्या है। तो एक बात बताओ यार, एफ को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। एफ को 9 मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 रखा हुआ है, क्योंकि ये ए से एन में है ना। तो अगर ये ए से एन में है तो इनपुट तो ए से ही आएगा, तो 9 मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे 9 मिलेगा तो ये क्या लौटाएगा, उन्होंने कहा है कि जो भी इसे मिलेगा उसी एन का ये सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड लौटा देगा। तो 9 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड 3 ही है भैया, क्योंकि 9 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 3 9, 3 3 9 सिर्फ 3 ही आता है, तो 3 को ही बड़ा मान लो। अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता होगा ना। अभाज्य संख्या मतलब क्या, ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे अगर मैं 9 के गुणनखंडों की बात करता हूँ तो इसका गुणनखंड 1 भी होता है, 3 भी होता है, खुद 9 भी होता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है। तो 9 के पास एक ही अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 9, हमसे लिखना है सबसे बड़ा, तो जब ये एक ही है तो इसी को सबसे बड़ा मान लिया जाएगा, यानी 3 लौटा देगा ये। इसी तरह से एफ के पास और क्या क्या आ सकता है, 9 के अलावा 10 भी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करूँ तो 10 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखो 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 और 5। हालांकि इसका एक भी गुणनखंड होता है, स्वयं 10 भी होता है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड तो यही 2 हैं। अब हमें इसमें से महत्व लेना है, यानी कि सबसे बड़ा। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है 5, और हमसे क्या बोला गया था, जो भी डालोगे यहाँ पे उसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड नजर आएगा, तो मिल गया 5। ऐसे ही अगर मैं 11 की बात करूँ तो 11 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका यही सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आता है, 2 और 3 आते हैं, यही तो संख्याएं हैं। ठीक है, आप चाहे करके देख लेना। तो सबसे बड़ा क्या हो गया 3 हो गया। अगर मैं बात करूँ 13 की, 13 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ही कि अब अगर मैं इसके परिसर की बात करूँ, परिसर मतलब क्या, जो भी प्रतिबिंब आए हैं उन सबसे एक समुच्चय बना दो। 3 आया है 3 लिख दो, 5 आया है 5 लिख दो, 11 आया है 11 लिख दो, 3 लिख दो, 3 लिख चुके हैं एक बार, 13 लिख दो, हो गया यार ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। PDF नोट आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।